नमस्कार। तो आज हमारे साथ है अहमदनगर एजुकेशन सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी, नगर भूषण पुरस्कार, सावित्रीबाई जीवन गौरव पुरस्कार और ऐसे बहुत सारे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित कल्पतरु ग्रुप की मैनेजिंग डायरेक्टर और बहुत सारी उपाधियां हैं और बहुत सारे उनके मल्टीटास्किंग लेडी छायाताई फिरोदिया। नमस्कार, आपका हर कहानी कोहिनूर की जुबानी में स्वागत है। नमस्कार। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशन इचलकरंजी, अहमदनगर और पंचगनी ऐसे तीनों जगह पर हुआ है। तो ये एजुकेशन का आपके पर्सनालिटी पर क्या अफेक्ट रहा हुआ है? कितना कंट्रीब्यूशन रहा हुआ है? मेरा एजुकेशन 5-6 स्कूल में हुआ, कॉलेज का सांगली में हुआ। तो कई तरह के फ्रेंड्स मुझे मिलते गए और अलग-अलग टाइप का एजुकेशन मुझे सीखने को मिला, देखने को मिला। अलग-अलग जगह पर आपको अलग-अलग एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होना पड़ा होगा। ऐसा है कि अहमदनगर में जब मैं थी, तो मेरा प्राइमरी एजुकेशन नगर में हुआ। उसके बाद मैं पूना में गई। पूना में अलग टाइप का था, वहाँ की शिक्षा अलग थी, बस से आना जाना ये अलग टाइप की सीख मुझे मिली। उसके बाद मैं पंचगनी गई संजीवन विद्यालय में, वहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम अलग था, वहाँ काफ़ी बातें सीखने को मिली। डॉर्मेट्री में हमारे 16 लड़कियाँ थी, उन पे एक रेक्टर थी और हमको काफ़ी बातें अच्छी सिखाई गई। जल्दी उठना, योगा करना, फिर स्टडी टाइम, नाश्ता खाना सब अलग टाइप से था, उसमें बहुत कुछ सीखा। और घर क्या चीज़ होती है ये वहाँ हमको सीखने को मिला। उसके बाद मेरा एजुकेशन इचलकरंजी वापस नगर में भवसे फिरोदिया में ही हुआ और बाद में मेरा कॉलेज का एजुकेशन सांगली में विलिंगडन कॉलेज में हुआ। तो वहाँ भी कॉलेज में अलग टाइप से था, वहाँ बहुत फ्री था सब। स्कूल का एजुकेशन अलग, ये अलग, सब तरफ से जो हमने देखा फ्रेंड्स मिले अलग अलग टाइप के। और अभी भी मेरे कुछ कुछ ग्रुप मेरे साथ रिलेटेड है, बात करते हैं और व्हाट्सएप करते हैं। वाओ! बाई फिरोदिया का आपने उद्योग मंदिर का कार्यभार जब हाथ में लिया, तो ये अनुभव आपका कैसे रहा? जब मेरे ससुरा जी मोती बहू फिरोदिया ये एमपी थे और उनकी ऐसी इच्छा था कि घर की औरतें सिर्फ घर न देखे, घर का देख के कुछ सामाजिक काम करें। और उन्होंने जब उद्योग मंदिर की स्थापना की तो मुझे पूछा कि तुम देख सकोगी क्या। मुझे मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि मैं कभी घर के बाहर गई नहीं थी ज़्यादा। बच्चे, घर, एक शादी गृहिणी थी मैं। तो मैं बोली मैं प्रयत्न करूँगी कि मुझे करते, लेकिन उन्होंने मुझे काफ़ी बातें सिखाई। और जब ये गरीब औरतों का सब मैंने लाइफ देखा तो मुझे भी वहाँ काम करने की इच्छा हो गई। और बहुत सी बातें वहाँ भी सीखने को मिली। काम क्या होता है, बाकी क्या होता है, सेल्स क्या होता है, बाकी बाज़ार में कैसे सब माल जाता है, क्या होता है, क्वालिटी, क्वांटिटी सब, ये सब वहाँ मैं सीखी। पर मुझे वहाँ भी बहुत कुछ सीखना पड़ा और मुझे ये बातें ज़्यादा मालूम नहीं थी। एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि प्रोग्राम था, सबको बोनस देना था। तो मेरे ससुरा जी मुझे बोले कि बहुत सब बोलते थे हमको, वो बोले प्रोग्राम रखा है तो तुमको आभार प्रदर्शन करना है। तो मैं उनको पूछी कि आभार प्रदर्शन कब करते रहते हैं, ये कब करना चाहिए? तो बोले जब सब प्रोग्राम ख़त्म होगा तो मैं हाथ ऐसा करूँगा तो तुम आभार प्रदर्शन करना। बस मेरे दिमाग में यही बात कि जब उनका हाथ ऐसे होगा तो मुझे आभार प्रदर्शन करना है। प्रोग्राम चालू हुआ, थोड़े बहुत प्राइज़ देखे, दिए। मैंने देखा उनका हाथ ऊपर हो गया। मैंने तुरंत उठी और मैंने बस सबके आभार कर दिए। और मेन जो आए थे गेस्ट, उनका स्पीच वगैरह कुछ भी हुआ नहीं था। ऐसी बड़ी गलती मैंने करी पर उसमें से मैं सीखी बहुत, बहुत सीखी। उसके बाद उन्होंने मुझे समझाया कि प्रोग्राम कैसे रहता है। आप ये नई टेक्नोलॉजी, आज हर जगह पर ये नई टेक्नोलॉजी हो रही है। आप नो टेक्नोलॉजी के युग से आज एआई के युग तक आए हो। आपने खुद को वो चीज़ में अपग्रेड किया है। वेदर इट्स अ स्मार्टफ़ोन, आज का स्मार्टफ़ोन हो या स्कूल, आप इतने सारे 16 स्कूल चलाते हो। आप 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का ध्यान रखते हो।
450 टीचर्स है आपके अंडर, तो आप ये टेक्नोलॉजी, आपको क्यों ज़रूरत लगी कि आपको टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी, या आपने खुद को कैसे इसमें ढाला? तो पहले का एजुकेशन और अभी का एजुकेशन, इसमें बहुत फ़र्क है। और अगर हम लोग उसमें अगर ध्यान से देखें तो कुछ बातें करना बहुत ज़रूरी है। अभी डिजिटल का युग आया है, हर एक बच्चे को लगता है अपने क्लास में डिजिटल ट्रेनिंग चाहिए, टीवी चाहिए, उस पे एजुकेशन चाहिए। पहले हम ये सोचते थे कि टीचर जो सिखाते हैं वो बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, पर बाद में जो कुछ बातें हमारे ध्यान में आई कि थोड़ा डिजिटल भी चाहिए, उस पे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो अलग से बच्चों को बहुत कामयाबी देती है। फिर धीरे धीरे थोड़ा चेंज होने लगा कि एजुकेशन में भी चेंज चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल बातें होनी चाहिए, कुछ थियरी चाहिए। इस हिसाब ने हमने कुछ कुछ चेंज करने को। और एजुकेशन फील्ड में भी बहुत कंपटीशन है, हर एक स्कूल में नए प्रोजेक्ट होते हैं, नई कुछ कुछ बातें होती है। अगर वो नहीं करी तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। सब टाइप के स्पोर्ट्स होना चाहिए, सब टाइप के अलग अलग एग्ज़ाम्स होनी चाहिए, या एक्स्ट्रा भी करिकुलम मराठी में एक्टिविटी। स्पर्धा बोलते हैं, हाँ, वो चाहिए। ये बात सही है कि मोबाइल के कारण बच्चे भी थोड़े डिस्टर्ब रहने लगे हैं। और मोबाइल, उसमें जो एजुकेशन उनको, एजुकेशन कुछ टीचर्स भी मोबाइल पे भेजते हैं, होमवर्क भेजते हैं, और उसका थोड़ा गैर उपयोग होने लगा है, इसलिए हमने वो सब बंद कर दिया है। और नहीं, सबसे बड़ी बात, टीचर्स का मोबाइल बंद कर दिया है। टीचर्स का टीचर्स के मोबाइल। मोबाइल ऑफिस में जमा करने के, फिर क्लास में जाने का। यानी आपने शुरुआत पहले टीचर से करवाई, तो बच्चे हम्म, भी फॉलो करेंगे हाँ। इसलिए। 2000 में आप पर सडनली बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ में आई, जिसमें आपके बच्चे कोई छोटे भी थे, आपके पास इतनी बड़ी एजुकेशन सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपको सोशल स्टैंडिंग था, और एट द सेम टाइम हैंडलिंग योर ओन सेल्फ था। ये फेज़ आपने कैसे, वो क्या चीज़ थी जो चीज़ ने आपको मोटिवेट किया, या जो लोगों ने आपको सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, और आप ये चीज़ में अपना कदम आगे बढ़ाते गए? 2000 में जब ये दुर्घटना हुई मेरे लाइफ में, तब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एजुकेशन फील्ड में जाऊंगी। मैं पहले ही बता चुकी कि मैं एक सादी गृहिणी थी, मुझे बाकी कोई, सिर्फ उद्योग मंदिर था, बाकी कुछ मैं देखती नहीं थी। पर ये अहमदनगर एजुकेशन सोसाइटी जो है, वहाँ किसी का तो भी काम करना बहुत ज़रूरी था। और मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ काम देखूँगी। और पहले कभी ज़्यादा गई भी नहीं मैं। पर मेरे जो देवर है, अभी हमारे चेयरमैन है अभय फिरोदिया, वो नगर आए, वो बोले भाभी आपको स्कूल देखनी पड़ेगी। मैं बोली मुझे तो कुछ समझता नहीं है स्कूल का, कुछ नहीं। 22 अक्टूबर को इनकी डेथ हुई, और 29 नवंबर को मैंने स्कूल में पहला कदम रखा। तब मैं मना कर रही थी कि मुझे जाना गलत लग रहा है, लोग क्या बोलेंगे, लोग बोलेंगे इतने जल्दी ये घूमने लगी, बाहर जाने लगी। तब मेरे मासी जी कांताबाई गांधी, जो अभी कोहिनूर मॉल वाले हैं, उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी, मेरे साथ आई घर पे, चल स्कूल में जाना है। तो बोली मैं नहीं आ सकती, लोग क्या कहेंगे, लोग बुरा भला कहेंगे। बोले मैं हूं ना, अब भी नहीं जाएगा तो कभी नहीं जाएगी, ये वर्ड थे उनके। आज नहीं जाएगा तो कभी नहीं जाएगी। वो मुझे लेके गई ऑफिस में, मुझे कुर्सी पे बिठाया, सामने वो बैठी, और बोली 4 घंटा यहाँ तुझे काम करना है, मैं यहाँ बैठूंगी। और सच्ची वो 8 दिन मेरे साथ आती थी। और वो बोली अगर तूने अभी नहीं ये काम देखा ना, बहुत बड़ा नुकसान होगा, और तू करेगी क्या, ये काम तेरे लायक है, बाकी कुछ करना नहीं है, एजुकेशन फील्ड में तुम काम कर सकती हो। और बहुत मेरी हिम्मत बढ़ाई। फिर जब पहली मीटिंग आई तो प्रिंसिपल बोले कि आज स्कूल की मीटिंग है, बड़े स्कूल की, बहुत से फिरोदी कि आपको आना है। बोली सर मीटिंग में क्या रहेगा। बोले विषय रहते हैं अलग अलग, तो आप उस पर डिस्कशन होता है, और फिर आपको साइन करनी पड़ती है। मैं जाके बैठी कुर्सी पे, तो सर बोले अरे वो मिनट्स लाओ। मुझे तो पता नहीं मिनट्स क्या होता है,
ये शब्द ही पहले बार सुना कि मीटिंग में मिनट्स होते हैं। फिर मैं थोड़ी सी डर गई कि अभी ये मिनट्स क्या आएगा मेरे सामने। सर को बोले, सर मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, मैं मीटिंग नहीं कर पाऊंगी, तो आप वो मीटिंग कर लो, नेक्स्ट मीटिंग में मैं आऊँगी। ऐसे करके मैं ऑफिस में चली गई। फिर मैंने जो वहाँ जॉइंट सेक्रेटरी थे सुरेश बाबू भालेराव और मेरे देवर शांति कुमार जी फिरोदिया, ये दोनों को पूछा कि मीटिंग कैसे लेते हैं, क्या करते। तब से जो मैंने सीखना चालू किया, 2 साल तक मैं सीखती ही रही और मुझे भी अभी 25 साल हो गए मैं ये काम कर रही मुझे हूँ। ऐसे लग रहा है बुआ आपका खुद का एजुकेशन ये पीरियड में आपको बहुत काम में आया होगा मैंने ना? 5 साल पहले बीए किया है। मेरा सिर्फ अच्छा, एफवाय था। अच्छा फिर आपने मैं सोची कि मैं ये इतना बड़ा पद लेके बैठी हूँ, जनरल सेक्रेटरी, और मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ। वाओ व्हाट अ तो मैंने मोटिवेशन टू डिस्टेंस सो कोर्स मेनी किया, लेडीज बुआ। डिस्टेंस कोर्स करके मैं बीए पास किया मैंने। उसके बाद में आपने बहुत सारे सोशल काम किए हैं, जैसे रोटरी हो या फिर नानी दादी ग्रुप हो या फिर इवन सहेली ग्रुप किया। ये सब करने के पीछे आपको एक बार घर पे प्रोग्राम था संक्रांति का, तो मुझे बहुत था कि मैं बहुत लेडीज को बुलाती थी पहले, और 100-150 लेडीज आके जाती थी। तो वहाँ हम सब बैठे तो सब बोले, अरे ऐसा मिलने से बेहतर है एक आधा ग्रुप बनाते हैं और उसमें हम कुछ ना कुछ अपने लायक काम करेंगे, कुछ सामाजिक करेंगे, कुछ मजा करेंगे। तो फिर तय हुआ कि एक छोटा ग्रुप बनाते हैं। तो हमने 25 लेडीज़ का एक ग्रुप बनाया, उसको क्या नाम देने का, तो सहेली ग्रुप। सहेली ग्रुप नाम दे दिया उसको, और फिर बढ़ते बढ़ते 50 मेंबर हो गए उसके। महीने में 2 बार मिलते थे, बहुत हंसी मजाक, बाहर जाना आना, ट्रिप को जाना, बहुत अच्छा चल रहा था। थोड़े दिन बाद कुछ ऐसे एजेड लेडीज़ मुझे मिली, बोले आप तो बहुत मज़ा करते हैं, हमारे लायक तो कुछ नहीं है नगर में, और बच्चों को टाइम नहीं है हमारे लिए, हमको कोई बाहर लेके जाते नहीं है, हमको आजकल का जो नया कुछ कुछ है वो हमको कुछ पता नहीं है, हमारे इसमें भी टैलेंट है और वो किसको समझ में नहीं आता है, तो आप एक ग्रुप और चालू करो जो 60 के ऊपर लेडीज़ हैं उनके लिए। फिर वो दादी नानी ग्रुप मैंने चलाया। तो पहले तो हम 20 मेंबर थे उसमें, 20 लेडीज़ जो 60 के ऊपर है। अभी 150 मेंबर है उसमें, वाओ और 82 की भी मेंबर है उसमें, 82 ईयर ओल्ड, वाओ। उतनी भी है। यानी ये एज में भी आपने इन लोगों और को एक प्लेटफॉर्म दिया। ये लेडीज़ हैं, हम्म, इनको जब मैं मीटिंग लेती हूँ, हम्म, सबसे पहले मैंने उनको तंबोला सिखाया, हाउजी, क्योंकि इनको कुछ तो भी एंटरटेनमेंट चाहिए थी। हम्म। फिर अलग-अलग डांसेस लाने का, प्रोग्राम लाने का, इनकी गेम्स लेने की, बहुत खुश लेडीज़ सब। फिर एक प्रोग्राम मैंने लिया कि सब बहुओं को बुलाओ, जितनी मेंबर है उनकी बहुएँ आई, उनको बोला आपके सास के बारे में बोलो। हर एक को चैलेंज था, पर आश्चर्य की बात है कि हर एक लेडी ने सास की अच्छी बातें भी कही और जो उनको बोलना था वो भी 1-2 सेंटेंस में बोल यानी दिया। आपने दोनों को प्लेटफॉर्म दे हाँ, दिया। और उसके दूसरे सेशन में हम्म। सासुओं को बुला के बहुओं के बारे में बोलो। पर ये जब आप सब कुछ कर रहे हो, स्कूल का इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुबह 11 बजे से शाम 4-5 बजे तक का काम, ये सोशल वर्क, बाकी आप बहुत सारे कोविड में बोलो या बाकी रेगुलर में भी आप बहुत सारे सोशल काम करते हो, एक्टिवली इन्वॉल्व हो। तो ये सब चीज़ में खुद को फिट, खुद को एक्टिव, खुद को अलर्ट रखना या अपडेटेड रखना, इसके लिए आप क्या करते हो? आपका रूटीन क्या ये होता बात है? बहुत ज़रूरी है, खास करके लेडीज़ के लिए। लेडीज़ को लगता है कि कुछ नहीं, पूरे दिन काम कर दिया हो गया, ऐसे नहीं रहता है। मुझे 88 88 में जो इनके तबीयत के कारण आदत लग गई कि योगा करना है, कुछ एक्सरसाइज करने हैं, तब से मैंने चालू किए। अभी मेरा रूटीन सुबह 5:30 बजे मैं उठती हूँ, 6 बजे मेरे सर आते हैं, उसके पहले वो सब आजकल रहता है, वो सब पानी वानी सब हल्दी ले, ये ले, वो ले, सब करके 6 से 7:30 मेरा वर्कआउट रहता है। सर आते हैं, योगा, प्राणायाम, साइकिलिंग, सो एवरीडे एवरीडे, वर्कआउट। सिर्फ संडे को नहीं। अच्छा। पर मेरा 8 बजे तक ये सब चलता है, और 8:30 बजे कॉफ़ी लेके फिर मेरा रूटीन चालू हो जाता है। आप इतने सारे कंट्रीज में इतनी सारी जगह घूमते हो,
आप वहाँ के भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को स्टडी करते हो, या वहाँ से भी कुछ नया, कुछ अलग यहाँ पर लाने की लाइक कुछ आपने प्रयास किया है? जब मैं फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ टूर में घूमने के लिए, मैं कुछ नहीं करती है, स्कूल नहीं, कुछ नहीं। पर मेरी बेटी रहती है अटलांटा में, पहले स्विट्ज़रलैंड में रहती थी। तब मैं बच्चों की स्कूल देखने के लिए जाती थी कि वहाँ क्या चलता है। तो मेरे ध्यान में आया कि सब प्रैक्टिकल वर्क है। बच्चों को प्रैक्टिकल वर्क से ही सिखाया जाता है। व्यवहार ज्ञान बोलो, बाकी बोलो, पढ़ाई बोलो, सब अलग अलग चीज़ों से सिखाया जाता है। वो थोड़ा बहुत लाने का प्रयास मैंने यहाँ किया, पर वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के लोगों को पढ़ाई में बच्चों को होमवर्क करना, लिखना, वो प्रैक्टिकल पे विश्वास नहीं करते। पर अभी गवर्नमेंट ने रूल लाया है, और शायद वो अभी इस साल से ही होगा, कि प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा, थियरी कम। आपको स्कूल चलाते हुए वो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं मेजरली? बहुत चैलेंज आते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी टीम संभालना इतना इजी नहीं है, और गवर्नमेंट के रूल्स भी रहते हैं उस रूल्स के, क्योंकि सब हमारे स्कूल ग्रांटेबल स्कूल्स हैं, और जो गवर्नमेंट ग्रांट आती है टीचर्स को, इसको उनके नियम के बाहर जाके हम काम नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी चैलेंजेस है कि पढ़ाई होना चाहिए, उनका पोर्शन कंप्लीट होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। और स्कूल में भी बहुत प्रोग्राम्स रहते हैं। टीचर्स को एक चैलेंज है कि पूरा स्टडी कंप्लीट करके उसकी रिवीजन होना चाहिए। ये बहुत, आज भी मेरी मीटिंग उस पर ही थी कि थोड़ा गवर्नमेंट के कुछ इतने इतने प्रोग्राम आ जाते हैं कि स्टडी कम होने लगी है थोड़ी, तो उस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। और नया क्या ला सकते हैं, या जो नियम है उस नियम से स्कूल चलती है कि नहीं, अकाउंट से लेके पूरा। तो हमने हमारी सोसाइटी अभी कैशलेस कर दी है। ओह वाह! जो भी आपको कंप्यूटर फी देना ही है, बैंक में जाके दो। आपको हम उसको इतर वसूली बोलते हैं, कि उसमें प्रश्न पत्रिका, उत्तर पत्रिका है, स्पोर्ट्स का कुछ है, और फिर पर्यावरण है, ये जो चीज़ें हैं, प्रगति पुस्तक, रिपोर्ट कार्ड तुम्हारा, इसके पैसे लगते हैं। वो कौन देगा, हम तो फ़ी लेते नहीं हैं। तो हमने वो एक चार्ट तैयार किया है कि साल के 1000-1200 भरने पड़ते हैं, वो भी आप बैंक में भरो। उसका चलन रहता है, एक उनके पास, एक हमारे पास, और एक ऑफिस में रहता है। तो ये सब करके एक भी रुपया आपको कैश भरना नहीं है स्कूल में, सब कैशलेस। ये बहुत बड़ी बात है, कोई भी संस्था कैशलेस नहीं है, पर हमारे यहाँ ये नियम है कि और जबकि कैश हम एक लेते नहीं हैं, है, 16 स्कूल सब कैशलेस। 16 स्कूल को कैशलेस करना बहुत बड़ी बात ये है। 2-3 साल में ही हमने किया है सब। पर सब में गर्व की बात ये है कि जब 10th के रिजल्ट आते हैं, 12th के आते हैं, हाईएस्ट तो स्कोर। पहले तो बोर्ड के 50 नाम आते थे, लिस्ट आती थी, Merit अभी बंद हो list। गया है बोर्ड का। तो हम हमारी 10 की लिस्ट निकालते, उसमें 8 लड़कियां रहती है और 2 लड़के रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लड़कियां बहुत अच्छा स्टडी करती है और आगे जा रही है। सबसे ज़्यादा मार्क्स लड़कियों को मिलते हैं, लड़के पीछे पड़ गए। मैं मेरे स्पीच में हमेशा ये बात बोलती हूँ कि लड़कियां सब बहुत होशियार है, लड़कों ध्यान दो, ये सब आगे जा रही है। आगे के हिसाब से आप टीम को कैसे तैयार कर रहे हो कि आगे भी ये शिक्षण की सेवा ऐसे ही अविरत चलती रहे? इसके लिए फिर आप, जैसे आपने अभी बताया कि डिजिटलाइजेशन कर दिया, तो वो एक कैशलेस करने के कारण वो एक ईज़ी हो गया आगे भी कंटिन्यू रहने के लिए। ऐसे आपके पीछे अभी आपने कितनी टीम, आपने कैसे पूरा सिस्टम सेट किया है? ऐसे नहीं है, वो ये गवर्नमेंट की स्कूल्स है, हुँ, तो हर एक स्कूल में एक प्रिंसिपल है, उनके हुँ, अंडर सुपरवाइजर रहते हैं, हुँ, उनके नीचे इंचार्ज रहते हैं, हुँ, इनको बहुत ड्यूटी है सब। हुँ, तो मैं नहीं भी देखती हूँ तो स्कूल तो ऐसे ही चलेगी, पर मेरिट में नहीं आएगी। हुँ। मतलब शिस्त बोलते हैं हम, मोटिवेशन हाँ, और वो डिसिप्लिन कुछ नहीं रखने के रहेगा। लिए। तो ये किसी न किसी को तो करना ही है। ये आगे मैं नहीं रही तो भी आगे कोई ना कोई नहीं टीम तो तो ये टीम, करेगी। हाँ, तो यानी आप अभी से वो टीम को कैसे मोटिवेट करते हो? वो टीम को कैसे लाइक टू द मार्क, वो जो एक आपने सिस्टम लगाई है, या जो इतने साल हुए तो भी आज भी सोसाइटी स्कूल का नाम आज भी उतना ही बेस्ट स्कूल कर ही नवाजा जाता है। तो ये मेंटेन रखने के लिए एक बहुत सारा ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम और
प्लानिंग लगता है, तो ये प्लानिंग के लिए आप आगे भी सबको कैसे मोटिवेट रखते हो? इसमें अभी हमने एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया है। उसमें हमने 20 यंग लोगों को लिया है कि जो ये मेरा काम समझ सके। और कुछ अभी मैं तो सब जगह भाग नहीं सकती हूँ, बराबर। मैं एक बार ऑफिस में गई तो वहीं से काम पूरा हो जाता है मेरा, पर ये लोग मेरे बहुत मदद करते हैं और इनको अभी सब सिस्टम समझा दी है क्या है। उसमें मेरा बेटा भी है और काफ़ी जो कंस्ट्रक्शन की बातें हैं वो बातें मैं नहीं देखती, वो देखता है, गौरव सब देखता है। फिर कल्याणी ने कुछ अलग अलग वहाँ प्रोग्राम बनाए, प्रैक्टिकल वर्क कैसे रहता है वो उसने बहुत अच्छी लाइन लोअर केजी अपर केजी से नर्सरी से शुरू करी है, वो भी करती है। उसके खुद के स्कूल है सीबीएसई बोर्ड की, वो अच्छी चलाती है। और हमारे जो एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर है वो सब हर एक प्रोग्राम में आते हैं। हमारी महीने में एक बार मीटिंग होती है, सब रिपोर्ट उनको दिखाते हैं हम, और उनको समझ में आ रहा है कि ये स्कूल क्या है, क्या करना चाहिए, और उनको मदद जब चाहिए तब बुला के लेती हूँ मैं। तो वो लोग काम करते। ट्रेजरर हैं हमारे, फिर संस्था के उपाध्यक्ष है अशोक जी मुत्था, वो भी बहुत एक्सपीरियंस आदमी है। वो भी बहुत काम देखते हैं अभी तक भी, अच्छा। और अच्छा लगता है उनको भी काम करने के लिए। इसमें यह संस्था ही बहुत अच्छी है और यहाँ काम करने लायक अनेक बातें हैं, बहुत बातें हैं कि जो हम कर सकते हैं। और ये फील्ड ही मुझे बहुत अच्छा लगता है एजुकेशन का, बहुत अच्छा काम है। तुम्हारे हाथ से इतने बच्चे तैयार होके बाहर आ रहे हैं। अभी बहुत केसेस है कि आते हैं, बहुत ऐसी लेडीज़ आती है कि फ़ी भरने के लिए पैसे नहीं है, तो हमारे यहाँ एक बोरा ट्रस्ट है, उसकी मैं ट्रस्टी हूँ। तो हम साल में 50 लाख की मदद बच्चों को फीस के लिए देते हैं। बहुत पर मैं बड़ी हर बात एक है, फॉर्म यानी में, एजुकेशन कंटिन्यू हाँ, रहे ये। पर हर एक फॉर्म में खुद देखती हूँ, क्योंकि वहाँ मेरिट का लगाया है मैंने। ओ वाह। 60% तक आपको है तो मदद मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। फिर मुझे हर हफ्ते मीटिंग लेनी पड़ती है, पर काफ़ी गरीब बच्चों को उसकी हेल्प गुणवत्ता और क्षमता चेक कर कर ही आप ग्रांट करते हो, ताकि पर बहुत यानी बच्चों ये को बहुत मदद बड़ी हुई है। बात है कि वो क्वालिटी मेंटेन रखने का बड़ा रीजन ये भी है कि आपने गुणवत्ता और और उसको नहीं, पहले बच्चे प्राधान्य उसके दिया है। लिए तो मार्क्स मिलाएंगे ना, तो बराबर। मदद मिलती है, काफ़ी मदद मिलती है हमारे यहाँ से। तो गरीब बच्चे जो है, जो स्कॉलरशिप्स ज़्यादा एंड करके सिंगल पेरेंट, अभी अच्छा। कोविड में बहुत ऐसी केसेस आई है सिंगल पेरेंट की, तो उनको हम ज़्यादा मदद देते हैं और उनका एजुकेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है। ये काम बहुत बड़ा है और अच्छा काम है ये। आज भी अभी आगे आपको क्या करने की आज भी इच्छा है, या आपके हॉबीज क्या है, जो हॉबीज आज भी आप उसको कितना टाइम दे सकते हो, देते हो यानी? अभी तो टाइम रहता है मेरे पास, पर सबसे पहले स्कूल का काम है। फिर मुझे घूमना फिरना अच्छा लगता है, ट्रैवल करती हूँ बहुत। ट्रैवलिंग। सब बोलते हैं बहुत घूमती है, बहुत घूमती है, कल भी सुन के आई मैं सब। पर फ्रेंड्स के साथ घूमना, अलग अलग देश देखना, काफ़ी देश देखे हैं मैंने। हर साल में 2 बार तो जाती हूँ मैं घूमने के लिए। अच्छा सर्कल है, उनके साथ जाती हूँ। इंडिया में भी काफ़ी देखने लायक, वो भी देखते हैं हम। और कुकिंग मेरी हॉबी है बहुत, पर अब थोड़ा कम करती हूँ। आज भी ऐसी कोई इच्छा है आपकी जो अभी भी आपको ऐसे लगता है मुझे करनी है? अभी ज़्यादा कुछ ऐसे है नहीं कि जो मन में रहा है कि नहीं ये मैंने किया नहीं है। काफ़ी चीज़ें मेरी तो हो गई है, घूमना फिरना हो गया है, बाकी सब हो गया है। और बच्चे हैं छोटे घर में, पोते पोतियाँ, उनके साथ बैठना अच्छा लगता है। उनको, उनके साथ टाइम बिताना बहुत बहुत अच्छी बात है ये। बस उसमें बाकी मेरा कुछ ऐसे अभी ज़्यादा किसी चीज़ में मन नहीं है। आज की ये 8 मार्च के हिसाब से, महिला दिन के हिसाब से, आप लेडीज को क्या मैसेज देना चाहोगे? लेडीज़ को एक बात ज़रूर बोलूँगी मैं कि हर एक स्त्री में कुछ ना कुछ गुण रहते ही है, कुछ भी रहो। तो वो जो तुम्हारे इसमें गुण है, उस हिसाब से काम करना चाहिए, जिसमें इंटरेस्ट है। पर खुद का घर संभाल के ये काम करना चाहिए और उसमें काफ़ी कुछ कर सकते हो। जिस फील्ड में कर सकते हो, उसमें सिर्फ घर में बैठना, सिर्फ कुकिंग करना, ये बात करने से अच्छा है कि
घर का काम संभाल के तुम अलग अलग फील्ड में काम कर सकते हो। बहुत फील्ड है जहाँ तुम लोग काम कर सकते हो। काफ़ी अभी रोटरी का है, रोटरी प्रियदर्शनी का है, ऐसे क्लब भी बहुत एक जहाँ तुम सामाजिक कार्य कर सकते हो। तो उसमें ज़रूर करना चाहिए, रिलेशन रखना चाहिए सबके साथ, फैमिली देखनी चाहिए। ये सब अपना काम है, उनके साथ साथ अपनी हॉबीज़ जो है वो भी देखनी चाहिए। तो हर एक फील्ड में लेडीज जो काम कर सकती है, मेरा खुद का विश्वास है, से बहुत सिंसियरली करती है, बहुत अच्छा काम करती है लेडीज़। तो जो अपने को अच्छा लगता है वो काम करो, सबसे अच्छे से रहो, अच्छी सीख दो, अच्छे संस्कार लो, ये बात बहुत ज़रूरी है। आज इतने साल आप वर्क होम बैलेंस करते आ रहे हो, तो अभी ये एज की लेडीज़ के लिए भी और हर एज की लेडीज़ के लिए आप घर की प्रायोरिटी कैसे रखनी, इसके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? हर एक महिला को अपनी खुद की फैमिली रहती है, घर रहता है, संसार रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि हर महिला ने खुद के लिए भी टाइम देना है और फैमिली के लिए टाइम देना ज़रूरी है। तुम्हारे घर में पोते पोतियाँ रहते हैं, बेटे बेटियाँ रहती है, और भी बाकी लोग रहते हैं, उनको टाइम देना आपका काम है। काम तो करना है, पर उनके साथ टाइम उनको टाइम देना, उनके साथ बात करना, बच्चों को संस्कार देना, ये बहुत बड़ी बात है। पहले फैमिली, फिर बाकी सब। मुझे आज आते ही यहाँ बोला गया हिंदी में बात करनी है। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने बोलने का वो प्रयास किया है, पर मराठी में 4 लाइनें मैं ज़रूर बोलूँगी। वो आपको सुननी है, क्योंकि मेरा जो कहना है कि खुद के लिए वक्त दो आप, वो उसमें मैंने बोला है। वाह! याच्यासाठी हे केले, त्याच्यासाठी ते केले, असे कौतुकाचे पाढे मी वाचत राहिले. जरा अंतर्मुख होऊन माझे मलाच मी विचारले, मी स्वतःसाठी काय केले? आणि मग लक्षात आले, जगायचेच राहून गेले, जगायचेच राहून गेले. वाओ! खरच से थैंक यू सो मच आपकी हर कहानी कोहिनूर की ज़ुबानी में आने के लिए। जल्द ही हम लेकर आ रहे हैं एक नई कहानी नए अतिथि के साथ में। सो देखिएगा अगला एपिसोड हर कहानी कोहिनूर की ज़ुबानी का। थैंक यू।